हेलो दोस्तों, इस कहानी में अभी तक हमने देखा कि निशा माँ बनने वाली है और वो बहुत खुश है। उसकी प्रेगनेंसी के 4 महीने पूरे हो गए। तो चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अचानक एक दिन निशा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। वह सुबह से ही काफी बेचैनी महसूस करती है, मगर वो घर में किसी से कुछ नहीं कहती। उस दिन सभी को अजय की पत्नी की गोद भराई में जाना होता है। वो जानती है कि अगर वो किसी से कुछ कहेगी तो सभी बहुत परेशान हो जाएंगे। मगर रवि जब सुबह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होता है तो वो निशा का उदास चेहरा देखकर समझ जाता है कि निशा कुछ परेशान लग रही है। रवि उससे पूछता है, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या, तबीयत तो ठीक है ना। पहले तो निशा कुछ नहीं कहकर चुप हो जाती है, मगर रवि के दोबारा पूछने पर वो कहती है कि आज मुझे पता नहीं क्यों सुबह से बहुत बेचैनी सी हो रही है, एक अजीब सी घबराहट हो रही है। रवि कहता है, प्रेगनेंसी में कभी कभी ऐसा होता है, घबराओ मत, तबीयत तो ठीक है ना, और कोई परेशानी तो नहीं। निशा कहती है, नहीं, पर वो उसे आज अपने पास रुकने के लिए कहती है। मगर रवि की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने के कारण वो उसके पास रुक नहीं पाता, पर वो कहता है कि मीटिंग खत्म होते ही मैं घर वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम अपना और हमारे इस बच्चे का ख्याल रखना और थोड़ा आराम कर लो, अच्छा लगेगा। निशा मुस्कुराती है और वो उससे फिर कुछ नहीं कहती। उसे रवि को रोकना सही नहीं लगता। रवि हॉस्पिटल चला जाता है, मगर जैसे जैसे दिन गुजरता है निशा की बेचैनी बढ़ने लगती है। मगर निशा किसी से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझती। वो जानती है कि अगर वो किसी से कुछ कहेगी तो सभी गोद भराई में जाना कैंसिल कर देंगे, और इस वजह से वो किसी से कुछ नहीं कहती। शाम को सभी फंक्शन में जाने के लिए तैयार होते हैं। निशा वहां जा नहीं सकती। निशा को अकेले छोड़कर जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मगर एक गोद भराई में दूसरी कोई प्रेग्नेंट औरत वहां नहीं जा सकती, और यही वजह होती है कि निशा को घर पर अकेले रहना पड़ता है। माँ निशा के पास रुकने के लिए कहती है, मगर अजय के बार बार फोन आने की वजह से माँ और सभी को वहां जाना पड़ता है। शाम को सभी फंक्शन में चले जाते हैं और रवि अपने हॉस्पिटल में होता है। वह अपनी मीटिंग के कारण वहां नहीं जा पाता। घर पर केवल निशा और उसके साथ घर में काम करने वाले काका रहते हैं, जो कि घर के कामों में हाथ बटाते हैं। वो काफी सालों से इस घर में काम करते हैं। वो दोनों ही घर पर अकेले होते हैं। सबके जाने के बाद निशा की बेचैनी और बढ़ने लगती है। रवि की मीटिंग में थोड़ा वक्त रहता है तो वो निशा को फोन मिलाकर उससे उसकी तबीयत पूछता है। निशा फोन पर उससे कुछ भी नहीं कहती। वो उसे परेशान नहीं करना चाहती। वो रवि को कहती है, मैं ठीक हूँ। रवि उससे बात करने के बाद अपनी मीटिंग की तैयारी में लग जाता है। कुछ देर बाद निशा की बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या हो रहा है। वो अपने कमरे की बालकनी में जाकर खुली हवा में बैठती है। उसे लगता है कि कुछ देर खुली हवा में बैठने से शायद उसे अच्छा लगे, इसलिए वो अपने कमरे की बालकनी में जाकर बैठ जाती है। खुली हवा में बैठने से उसे थोड़ा ठीक लगता है। वो कुछ देर वहीं बैठी रहती है। तभी उधर से कुछ लड़के गाड़ी से गुजरते हैं। उनकी नजर निशा पर पड़ती है। वह अपनी गाड़ी रोककर उसे बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। वो सभी ड्रिंक किए होते हैं। निशा की खूबसूरती देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी नजरें निशा पर से हटती ही नहीं और उनकी नीयत बिगड़ने लगती है। वो उसके दीवाने हो जाते हैं। अचानक जब निशा की नज़र उन पर पड़ती है तो वो वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उनमें से एक गाड़ी पर से उतरकर वॉचमैन से पूछता है कि डॉक्टर साहब घर पर हैं। वह बाहर लिखा बोर्ड पढ़ लेते हैं और बहाने से घर के अंदर जाना चाहते हैं। वॉचमैन कहता है, नहीं, इस वक्त डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में हैं, घर पर अभी कोई नहीं है। यह जानकर कि घर पर अभी कोई नहीं है तो इसी का वो फायदा उठाते हैं और वॉचमैन के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। वो सभी 4 लड़के रहते हैं। अंदर जाकर वो डोरबेल बजाते हैं। काका दरवाजा खोलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप सब कौन हैं और किससे मिलने आए हैं। वह काका से भी यही कहते हैं कि उन्हें डॉक्टर साहब से मिलना है। काका उनसे कहते हैं कि वह तो अभी घर पर नहीं है, आप उनके हॉस्पिटल जाकर उनसे मिल लीजिए। सभी जाने की एक्टिंग करने लगते हैं और तभी उनमें से एक उनसे कहता है, थोड़ा पानी मिल जाएगा, मुझे बहुत प्यास लगी है। काका उन्हें वहीं रुकने को कहते हैं और वो अंदर पानी लेने चले जाते हैं। तभी वो उन्हें
रसोई में बांध कर बंद कर देते हैं और निशा के कमरे में चले जाते हैं। निशा बैठकर टीवी देख रही होती है। वो अचानक उन्हें अपने कमरे में देख डर जाती है। वो उनसे कहती है, आप लोग कौन हैं और मेरे कमरे में कैसे आए? तभी उसका ध्यान जाता है कि ये वही लड़के हैं जो कुछ देर पहले बाहर गाड़ी में थे। वो उन्हें कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, मगर उनकी तो नीयत ही खराब होती है। वो उसके करीब पड़ने लगते हैं। निशा जोर जोर से चिल्लाती है और काका को आवाज देती है, मगर काका तो रसोई में बंद रहते हैं। निशा उन्हें बार बार बाहर जाने को कहती है, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। वह कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। निशा जोर जोर से चिल्लाती है और उनसे विनती करती है। सभी खुद को उसकी खूबसूरती का दीवाना कहते हैं, उसे बार बार छूने की कोशिश करते हैं। निशा कमरे से बाहर जाने की कई बार कोशिश करती है, मगर वो उसे बाहर जाने नहीं देते। उधर रवि मीटिंग में जाने से पहले निशा से बात करना चाहता है। वो कई बार फ़ोन करता है, मगर निशा का फ़ोन नहीं उठता। फिर वो अपनी मीटिंग में चला जाता है, पर ना जाने क्यों उसे बार बार निशा का ख्याल आता है। मीटिंग में उसका मन ही नहीं लगता। उसे एक अजीब सी बेचैनी होती है। वह उसे नज़रअंदाज करके अपनी मीटिंग पर ध्यान देता है, मगर फिर भी बार बार उसका ध्यान निशा की तरफ ही चला जाता है। मीटिंग की वजह से वो उसे दोबारा फ़ोन नहीं कर पाता। इधर निशा उनसे बार बार हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने के लिए कहती है, पर उन पर उसके किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वो नशे में धुत रहते हैं और उन्हें कोई सुध नहीं होती। उन पर तो निशा का नशा सा चढ़ा होता है। सब बार बार निशा को छेड़ते हैं, बार बार उसे छूने की कोशिश करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसके कपड़े तक खींचने लगते हैं। तभी निशा का उन पर से किसी एक पर हाथ उठ जाता है। बस फिर क्या, वह सभी बौखला उठते हैं और गुस्से में आकर सभी उसे बहुत मारते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते हैं। निशा उनसे बार बार कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, मत मारो मुझे। मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पेट में बच्चा है ये जानकर भी वो उसे मारते रहते हैं। गुस्से में वो उसके पेट पर मारना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उसके पेट में पल रहा बच्चा मर जाता है। निशा दर्द से तड़पती है, चीखती है, चिल्लाती है, पर उन पर निशा की इस तड़प का भी कोई असर नहीं होता। वो ज़रा भी नहीं सोचते कि वो प्रेग्नेंट है, मानो उनमें इंसानियत ही खत्म हो चुकी हो। निशा की हालत खराब होने लगती है, मगर फिर भी सभी उसके साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आते हैं। उसके बावजूद भी निशा अपने आप को बचाने की हर कोशिश करती है, मगर वह खुद को बचा नहीं पाती। सभी उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं। बारी बारी वो सभी उसकी इज्जत लूट लेते हैं। वो दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। निशा चीख चीख कर उनसे दया की भीख मांगती है, मगर उनमें दया कहाँ। वो चारों बस अपनी भूख मिटाते हैं। निशा की हालत बद से बदतर होती जाती है। उससे वो दर्द सहा नहीं जाता, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो अपनी हवस मिटाने में लगे रहते हैं। उस वक्त वो इंसान नहीं बल्कि हैवान बन जाते हैं। कुछ देर बाद निशा बस एक जिंदा लाश बन जाती है। जब उनकी भूख मिट जाती है तो वो उसे उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। निशा दर्द से कहरती है, तड़पती है, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चले जाते हैं। कुछ देर बाद निशा बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ रवि काफ़ी बेचैन होने लगता है। उसे बार बार एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। आखिरकार उससे जब रहा नहीं जाता तो वह मीटिंग के बीच में से ही बाहर निकलकर निशा को फ़ोन करता है। उसे बार बार कॉल करता है, पर निशा का फ़ोन नहीं उठता। फिर वो लैंडलाइन पर भी फ़ोन करता है, मगर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगती है। रवि सोचता है कि कहीं निशा की तबीयत ज़्यादा तो खराब नहीं हो गई, मगर मीटिंग छोड़कर वह वापस जा भी नहीं पाता। मीटिंग काफ़ी लंबी चलती है। तभी वो आनंद को फ़ोन करता है। आनंद भी उस फंक्शन में गया होता है। रवि आनंद से कहता है कि निशा को काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे। लैंडलाइन पर भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी सी हो रही है। आनंद उससे कहता है कि तू घबरा मत, तू अपनी मीटिंग पर ध्यान दे, बस हम सभी यहाँ से निकल ही रहे हैं और घर पहुँचकर तुझे फ़ोन करता हूँ। रवि कहता है घर जाकर तू मेरी निशा से बात कराना। फिर वो अपनी मीटिंग में चला जाता है। सभी फौरन घर के लिए निकलते हैं। जब तक कि सब घर पहुँचते उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका रहता है।
इधर सभी घर के लिए निकलते हैं, उधर निशा को होश आने लगता है और वह देखती है कि सब जा चुके हैं, पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तभी उसकी नज़र अपने कमरे की बालकनी पर पड़ती है। वो वहाँ से कूदकर अपनी जान देना चाहती है, क्योंकि उसमें ज़िंदगी जीने की चाह खत्म हो चुकी होती है। मगर उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। उसमें इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो उठकर बालकनी तक जा सके। जैसे तैसे बिस्तर से उतरकर अपने तन को ढकने की कोशिश करती है, मगर वह अपने कपड़े तक समेटकर पहन नहीं पाती। वो बिना कपड़ों के कमरे में बिस्तर के कोने में पड़ी रहती है। उसके कपड़े सारे कमरे में इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। किसी तरह वो अपनी साड़ी से अपने तन को ढकने की कोशिश करती है। उसका पूरा शरीर घाव से भरा रहता है। उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान होते हैं। वो चुपचाप बिस्तर के कोने में पड़ी रहती है। वो बस रवि की तस्वीर देखती रहती है, मानो जैसे उसकी नजरें रवि को ढूंढ रही हों। उसकी एक एक सांस में तड़प और सिसकियां होती हैं। वो बस जिंदा लाश बनकर रह जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब घर वाले आते हैं तो देखते हैं कि गेट पर वॉचमैन नहीं है और घर का दरवाज़ा भी खुला है। वो सभी काका और निशा को आवाज़ देते हैं, मगर कोई भी आवाज़ न आने पर सभी बहुत घबरा जाते हैं। तभी रसोई से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। सभी दौड़कर रसोई की तरफ भागते हैं। रसोई का गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि रसोई में काका रस्सी से बंधे हुए हैं। सभी उनकी यह हालत देखकर घबरा जाते हैं। तभी आनंद को निशा का ख्याल आता है और वह भाभी भाभी चिल्लाते हुए उसके कमरे की ओर भागता है। वो जैसे ही कमरे में जाता है, निशा को उस हालत में देखकर सहम सा जाता है और फौरन कमरे से बाहर निकल आता है। भाभी और जया कमरे में जाते हैं तो निशा की हालत को देखकर वो दहल जाती हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हुआ है। और जब माँ कमरे में आती है तो वो निशा की उस हालत को देख नहीं पाती और वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल आती है। तभी रवि के भैया कमरे की तरफ बढ़ते ही हैं कि आनंद उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेता है। उन्हें कुछ आभास होता है। वो काका से पूछते हैं कि कौन आया था और क्या हुआ है। तभी काका सारी बातें बताते हैं। सब कुछ सुनने के बाद मानो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। भाभी और जया दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो कमरे और निशा की हालत को देखकर समझ जाते हैं कि निशा के साथ क्या हुआ है। भाभी से तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं होता, मगर वो निशा के करीब जाती है। उसे छूने की कोशिश करती ही है कि निशा उनका हाथ झटक देती है। वो उन्हें खुद को छूने नहीं देती। उसकी हालत देख सभी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते, मगर निशा के आंसू जैसे सूख ही चुके हों। उसे कोई भी सुध बुध नहीं होती। वो बस एक पत्थर की मूरत की तरह चुपचाप कोने में पड़ी रहती है। जया निशा को कपड़ा पहनाने की कोशिश करती है, मगर निशा उसे भी झटक देती है। वो अपने साथ हुए उस हादसे से इतना डरी हुई रहती है कि वो किसी को भी अपने करीब आने नहीं देती। उसे ऐसे देख जया आनंद के पास जाकर उससे कहती है कि भाभी अपने करीब किसी को आने नहीं दे रही, आप रवि भैया को जल्दी से बुलाइए, उनका बच्चा। जया के इतना कहते ही आनंद फौरन रवि को फोन लगाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो रवि को ये सब बात बता पाए, पर फिर भी वो उसे फ़ोन करता है। रवि मीटिंग में होने के कारण उसका फ़ोन नहीं उठा पाता। उसका फ़ोन काट देता है। आनंद दोबारा उसे फ़ोन करता है। रवि फ़ोन उठाकर बस यही कहता है कि मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, और फ़ोन काट देता है। आनंद फिर रवि को दोबारा फ़ोन करता है और उससे फ़ौरन घर आने के लिए कहता है। रवि मीटिंग से बाहर निकलकर उससे कहता है कि मीटिंग बस खत्म ही होने वाली है, मैं तुझसे फिर बात करता हूँ। तभी आनंद रवि पर गुस्सा करता है और कहता है, मैं तुझसे घर आने के लिए कह रहा हूँ, तू क्यों नहीं सुन रहा। इतना कहकर आनंद फ़ोन काट देता है। रवि को आनंद की आवाज़ कुछ ठीक नहीं लगती। वो आनंद को दोबारा फ़ोन करता है। आनंद फ़ोन उठाता है तो रवि उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। आनंद बस यही कहता है, रवि तू बस घर आ जा यार। रवि को कुछ ठीक नहीं लगता। वह मीटिंग छोड़कर फौरन घर के लिए निकल जाता है। रवि आनंद को कई बार फ़ोन करता है, मगर आनंद उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं देता। उसका फ़ोन न उठने पर वह बहुत घबरा जाता है और गाड़ी को तेज स्पीड में भगाकर घर पहुंचता है। रवि जब घर पहुंचता है तो सभी खामोश रहते हैं। सभी की आंखें लाल और आंसुओं से भरी होती हैं। सभी को ऐसे देख रवि बहुत डर जाता है।
वो सभी से पूछता है कि क्या हुआ है। रवि की माँ और भी ज़्यादा रोने लगती है और बस यही कहती है कि सब खत्म हो गया बेटा, सब खत्म हो गया। रवि के बार बार पूछने पर भी कोई कुछ नहीं कहता। तभी रवि आनंद पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या हुआ है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। आनंद रवि से भाभी कहकर चुप हो जाता है। रवि फौरन दौड़ता हुआ अपने कमरे की ओर भागता है। वो जैसे ही कमरे में जाता है, निशा को देखते ही कुछ पल के लिए थम सा जाता है, मानो जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हो। वो उल्टे पांव ही कमरे से बाहर निकल आता है। आनंद उसे संभालने की कोशिश करता है। रवि आनंद से बार बार यही पूछता है कि इसे क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों बैठी है, क्या हुआ है इसे। वो बार बार यही दोहराता है। आनंद रवि से कहता है, रवि घर में कुछ लड़के घुस आए थे और भाभी के साथ। आनंद के इतना कहते ही रवि उसे रोक देता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि निशा के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तभी अचानक उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है और वो मेरा बच्चा कह फिर से कमरे में चला जाता है। वो निशा के करीब जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है तो निशा उसका भी हाथ झटक देती है। निशा की ऐसी हालत देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी रवि उसे जबरदस्ती अपने सीने से लगाकर बहुत रोता है, मगर निशा की आंखों से आंसू का एक भी कतरा नहीं बहता। वो मानो जैसे पत्थर बन चुकी हो। पर कुछ देर बाद ही निशा एक अजीब सी सांसें भरती है। उसे बहुत जोर का दर्द उठता है। वो दर्द से कहरने लगती है। उसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। रवि के हाथ खून से रंग जाते हैं। वो बहुत ही घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो फौरन ही अपने बेड का चादर उतारकर उसे उसी चादर में लपेट देता है और आनंद को जोर से आवाज देता है, आनंद गाड़ी निकाल। आनंद फौरन गाड़ी निकालता है और दोनों निशा को लेकर फौरन हॉस्पिटल भागते हैं। पूरे रास्ते रवि निशा को आंखें खुली रखने को कहता है। आनंद बहुत तेजी से गाड़ी भगाता है। आनंद पहले ही हॉस्पिटल में फोन करके ऑपरेशन रूम तैयार रखने को बोल दिया होता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही फौरन निशा का ट्रीटमेंट शुरू होता है। दूसरी तरफ सभी घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सभी बहुत डरे होते हैं। उसका ऑपरेशन शुरू होता है। कई बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं। सभी निशा की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा जाते हैं। बच्चा मर चुका होता है। बच्चे को बाहर निकाला जाता है। रवि के लिए ये पल बहुत ही दर्दनाक होता है। वो अपने बच्चे को देख कमजोर पड़ने लगता है, मगर वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। निशा की हालत बहुत ही नाजुक रहती है। उसे बचाना काफी मुश्किल रहता है। निशा की ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं लेती। उसे खून की जरूरत होती है। आनंद अपने सभी दोस्तों को फोन करता है। वो सभी भागते हुए आते हैं। उनमें से एक का खून मिल जाता है। ये पल सभी के लिए इम्तिहान की घड़ी होती है। सभी डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं, मगर रवि हिम्मत नहीं हारता। सभी निशा की सलामती की दुआ करते हैं। रवि अंदर से बहुत डरा होता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, मगर रवि एक डॉक्टर होने के नाते अपने फर्ज के आगे खुद को कमजोर पड़ने नहीं देता। वह बहुत ही हिम्मत के साथ निशा का ऑपरेशन करता है। वह हर कोशिश करता है निशा को बचाने की जो वो कर सकता है। उसकी हिम्मत को देख सभी डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी रवि कमजोर नहीं पड़ा। उस वक्त वो खुद को उसका पति नहीं बल्कि सिर्फ एक डॉक्टर समझकर उसका इलाज करता है। वो लगातार कोशिश करता रहता है। जहाँ सभी डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वहीं रवि अपनी पूरी जान लगा देता है। वो निशा को सिर्फ एक पेशेंट समझकर ट्रीट करता है। निशा की कंडीशन इतनी बुरी होती है कि सभी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, मगर रवि को कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि वो निशा को कुछ नहीं होने देगा। बहुत ही लंबी चलती है ये ऑपरेशन। कई घंटों की कोशिशों के बाद ऑपरेशन हो जाता है और धीरे धीरे सभी डॉक्टर्स बाहर निकलने लगते हैं। सभी का ध्यान उन डॉक्टरों पर ही होता है। वो सभी रवि की बहादुरी की तारीफ करते हैं। ऑपरेशन तो हो गया, मगर अभी तक खतरा टला नहीं। कोई भी डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कहते, बस यही कहते हैं कि भगवान से दुआ कीजिए। निशा के पास होश में आने के लिए 48 घंटे होते हैं और ये 48 घंटे सभी के लिए परीक्षा की घड़ी होती है। आनंद रवि के भैया से कहता है कि भाभी की माँ को बुला लीजिए। आनंद जानता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि वो निशा की माँ से क्या कहेंगे। किसी की हिम्मत नहीं होती उनसे बात करने की।
तभी कुछ देर बाद जब रवि ऑपरेशन रूम से बाहर आता है तो उसकी भाभी उसे पकड़कर बहुत रोती है, मगर रवि को कोई सुध-बुध नहीं होती। वो चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। अभी तक तो रवि ने अपने आंसुओं को रोक रखा था, मगर कमरे में जाने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाता। वो बहुत रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। वह खुद को संभाल नहीं पाता, सब कुछ तहस नहस कर देता है। वह फूट फूट कर रोता है। तभी रवि के दोस्त आकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। रवि की ऐसी हालत किसी से भी देखी नहीं जाती। रवि का मन इस बात को सोच सोच कर कचोटता है कि उसने निशा की बात क्यों नहीं सुनी, क्यों नहीं समझ पाया वो उसकी बेचैनी को, उसकी घबराहट को, क्यों नहीं मानी उसने उसकी बात, क्यों नहीं उसके रोकने पर वो रुका, क्यों नहीं सुनी उसने अपने दिल की आवाज़। ये सब सोच सोच कर वो पागल हुआ जाता है। ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर होता है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो एक एक पल सभी के लिए बिताना बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ सभी निशा के होश में आने का इंतजार करते हैं, तो दूसरी तरफ रवि निशा को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा, ये सोच सोच कर मरता रहता है। विक्की को निशा की माँ को लाने के लिए भेजा जाता है। विक्की उन्हें बहाने से लेकर आता है। जब निशा की माँ हॉस्पिटल में आती है तब उन्हें सारी बात बताई जाती है। ये सब जानने के बाद उनसे बर्दाश्त नहीं होता और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं। उन्हें बहुत समझाया जाता है कि कोई भी निशा के पास नहीं जा सकता, मगर उनकी जिद की वजह से उन्हें निशा को दूर से दिखाया जाता है। उनसे निशा की हालत देखी नहीं जाती। अचानक ही कुछ घंटों बाद ही निशा की तबीयत बिगड़ने लगती है। नर्स आकर रवि को बताती है। रवि ये सुनते ही थम सा जाता है। सभी ये सुनकर भागने लगते हैं, मगर रवि वहीं बैठा रहता है। उसे डर रहता है कि वो निशा को खो देगा। आनंद सब समझता है। वो रवि से कहता है ये वक्त सोचने का नहीं है और फौरन उसे वहां से ले जाता है। निशा की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। सभी बहुत घबराए होते हैं। सबकी सांसें थम सी जाती हैं। रवि जब उसके करीब जाता है तो उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। फिर भी वो कोशिश करता है, मगर उसकी कोशिश नाकामयाब नजर आती है। रवि की धड़कन तेज होने लगती है। वो समझ जाता है कि अब वो उसे बचा नहीं पाएगा। काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी निशा की सभी मशीनें बंद होना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे निशा की सांसें भी धीमी होने लगती हैं। आखिरकार निशा सांसें छोड़ ही देती है। कुछ देर कोई हरकत ना होने पर सभी समझ लेते हैं कि निशा अब हमारे बीच नहीं है। सभी बहुत हताश हो जाते हैं। ये पल सभी के लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। सभी में रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू हो जाता है, मगर रवि बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो ना तो रोता है और ना ही कुछ कहता है। वो बिल्कुल पत्थर बन जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि निशा उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। वो एक पत्थर जैसा बन जाता है। हर तरफ खामोशी और उदासी होती है। रह जाती है तो खाली सिसकियाँ। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।